वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। अभी ऑडिबल हूं मैं, वीडियो भी प्रॉपर है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया टॉपिक आज पढ़ेंगे, मजा आएगा पढ़ के, देखना। आज बेसिक स्ट्रेंथ खत्म करेंगे आज, और जो अगली क्लास होगी हमारी उसमें छोटे मोटे कुछ टॉपिक्स होंगे, वो कल करेंगे। तो कल हमारा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा, और अक्टूबर के मंथ में रिएक्शन मैकेनिज्म पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पीडीएफ अपलोड हो चुका है, आप उसको ट्राई कर सकते हैं, उनके क्वेश्चंस बना सकते हैं। 100 क्वेश्चंस अपलोडेड है, उन 100 क्वेश्चंस को बना लीजिए। जो थ्योरी पढ़ाया है मैंने 12-13 लेक्चर्स, उन थ्योरी को अच्छे से पढ़ लीजिए। जो भी फैक्ट्स आपको बताए गए हैं आप उनको अच्छे से पढ़ लीजिए। आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रह जाएगा, सब अच्छे से बनेगा, ठीक है। चलो, तो आज बात करेंगे आगे एलिफैटिक बेसिस की। सो राइट डाउन द टॉपिक, एलिफैटिक बेसिस। एलिफैटिक बेसिस कुछ बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ, डेटा के साथ आज पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हमने एक आइडिया डेवलप कर लिया था, कि किस तरह से बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर किया जाता है। तो चलिए मैं आपको कुछ डेटा देता हूं। अमोनिया है, पीकेए वैल्यू इज 9.25। अब आपको पता होगा पिछली क्लास में मैंने बताया था कि ये जो पीके मैं दे रहा हूं ये उसके कॉन्जुगेट एसिड का दे रहा हूं। तो ये वैल्यू जितनी बड़ी होगी ये उतना अच्छा बेस होगा, ठीक है। Sir, I had finished complete organic from your old course and swapped to this course for revision. I didn't attend GOC and isomerism lectures, instead just revise old notes. हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सेम है बेटा जो भी पढ़ा रहे हैं। लेकिन हाँ, हो सकता है कुछ दो चार चीजें यहाँ एक्स्ट्रा बता दें, या कुछ दो तीन चीजें वहां एक्स्ट्रा बताई हो, ऐसा टॉपिक वाइज वेरी कर सकता है, ठीक है। बट ओवरऑल लेवल सेम है, सब कुछ सेम है। आप नोट्स को रिवाइज कर लियो, यहाँ देख सकते हैं। लेकिन हाँ, जो जीओसी, मैं फिर से बोलूंगा, जो पुराने लेक्चर्स में जीओसी पढ़ाया मैंने और जो अभी जीओसी पढ़ा रहा हूं, यहां ज्यादा नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। वहां नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स थोड़े कम थे, यहां नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स थोड़ा ज्यादा हम यूज कर रहे हैं, ये डिफरेंस है। आशुतोष, तुम पूरी बात सुनते नहीं हो बेटा, तुम पूरी बात सुनते नहीं हो, पता है। ये मैं क्या बोल रहा हूं, अमोनिया का पीके नहीं है यार। ये मैं 50 बार बोला, मैंने पिछली क्लास में भी ये बताया है कि मैं इसमें जहां भी पीके यूज करूंगा, ये इसके कॉन्जुगेट एसिड का पीके करूंगा। NH4 प्लस का पीके है ये NH4। तो नोट करके भाई लिख लो, कॉपी में नहीं समझ में आ रहा है। पीकेए डेटाज दैट आर यूज्ड हियर आर फॉर द कॉन्जुगेट एसिड्स ऑफ गिवन बेस। तो जितनी बड़ी वैल्यू उतना अच्छा ये बेस। चलो, तो अमोनिया का मैंने ये बताया। अब देखो यहां पे CH3NH2। मैं फिर से बोल रहा हूं, बड़ा मजेदार क्लास होगा आज, मजा आएगा आपको पढ़ के, देखना मजा आएगा। बस थोड़ा सा फोकस करिए, बढ़िया से ध्यान से बिल्कुल सब चीजों को पढ़ना है। इधर उधर अगर ध्यान रहेगा चीजें समझ में कम आएंगी, पूरा ध्यान देंगे अच्छे से। देखिए यहां हुआ दिस। सो व्हाट वी एक्सपेक्ट इन गैशियस फेज, हम बोल देते हैं ये सबसे बढ़िया, फिर अमोनिया सबसे बुरा। हम यही बोलते हैं गैशियस फेज में, बिकॉज ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट दैट इज एक्टिंग देयर, बिकॉज ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट जो एक्ट कर रहा है। बट डेटा क्या कहता है, डेटा क्या कहता है, देखो डेटा क्या कहता है। ये पोर्शन थोड़ा डेटा ओरिएंटेड हो जाएगा। डेटा कह रहा है ये 10.64, पीके इज ही बता रहा हूं मैं, 10.77 एंड 9.80। लुक, 9.80, 9.80 ये डेटा है, ठीक है।
तो सबसे बढ़िया कौन है? सबसे बढ़िया 2 डिग्री है। 2 डिग्री सबसे बढ़िया है। फिर कौन है? 2 डिग्री के बाद 1 डिग्री है, 1 डिग्री। फिर कौन है? फिर 3 डिग्री है। अमोनिया सबसे बुरा ही है, अमोनिया सबसे बुरा ही है। ठीक है, एक और डेटा देते हैं, एक और डेटा लिखते हैं, एक और लिखते हैं, राइट डाउन। इसी में बेटा अगर मैं इथाइल लगाता हूं तब क्या होगा? पहले लिखो बस। इथाइल लगाता हूं तो क्या होगा? ETNH2, NH, ET, then N, ET, ET एंड ET। तो यहां जो पीके डेटाज मैं आपको दे रहा हूं वो कुछ इस तरह के 10.67, 10.67, 10.93, 10.93 एंड 10.88। तो यहां जो नजर आ रहा है ऑर्डर, इथाइल वाले केस में जो ऑर्डर नजर आ रहा है वो है 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, देन 1 डिग्री। और अमोनिया सबसे बुरा, ऑब्वियसली अमोनिया सबसे बुरा, ऑब्वियसली। ये डेटा यहां से समझ में आ रहा है। देखो 2 डिग्री सबसे बढ़िया, फिर 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो ये क्यों हो रहा है? इस तरह की चीजें क्यों हो रही हैं? थोड़ा आइडिया मैंने आपको पिछले लेक्चर में दिया था। ये चीजें इसलिए हो रही हैं क्योंकि दो एडवर्स अपोजिट इफेक्ट्स काम कर रहे हैं, दो अपोजिट इफेक्ट्स काम कर रहे हैं। क्या क्या हो रहा है? जी हां, देखिए, जब मैं बात कर रहा हूं 3 डिग्री मिथाइल अमीन्स की, मैं अगर बात करूं, अगर मैं मिथाइल अमीन्स की बात कर रहा हूं तो इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग, इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग जो बेसिसिटी का ऑर्डर होना चाहिए वो होना चाहिए 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। और अमोनिया सबसे बुरा। और फिर वो जो थर्मोडायनेमिक पैरामीटर है कि कॉन्जुगेट एसिड कितना स्टेबलाइज्ड हो रहा है, कितना एनर्जेटिकली स्टेबलाइज हो रहा है। तो एनर्जेटिकली स्टेबलाइज कब होता है? वो जब वो सॉल्वेशन करेगा। ठीक है, जब वो सॉल्वेशन करेगा या फिर उसके अंदर कोई बहुत ही सुंदर सा फिनोमेना देखने को मिल रहा हो, जैसे कहीं मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के साथ डीलोकलाइज्ड है, तो भी उसको अच्छा माना जाता है। बट यहां पर अगर आप देखें कोई रेजोनेंस का चांस है नहीं। तो अकॉर्डिंग टू सॉल्वेशन, अकॉर्डिंग टू सॉल्वेशन ये होना चाहिए 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। ठीक है, मैं बोल सकता हूं अमोनिया, आपको लग सकता है सर अमोनिया बेटर होना चाहिए। ठीक है, मैं मान लिया, क्योंकि H बॉन्डिंग फेवरेबल होगा। सॉल्वेशन समझ पा रहे हैं ना? ये सब मैंने आपको इनऑर्गेनिक में पढ़ाया हुआ है, केमिकल बॉन्डिंग में H बॉन्डिंग फेवरेबल होगा पानी के साथ। तो देखो बेटा, ये कुछ अलग ही ऑर्डर कह रहा है, ये कुछ अलग ऑर्डर कह रहा है। तो अब यहां पर ऑन पेपर डिसाइड कर पाना मुश्किल है, ऑन पेपर डिसाइड कर पाना मुश्किल है। तो इसी वजह से हमें फाइनल डेटा याद रहना चाहिए, फाइनल डेटा याद रहना चाहिए। तो देखो, अगर मैं ये कह दूं, अगर मैं ये कह दूं कि अमोनिया में इंडक्टिव हो ही नहीं रहा है, तो कितना अच्छा भी सॉल्वेशन हो जाए वो है तो बुरा। ठीक है, मैंने क्या बोला? अमोनिया में इंडक्टिव ना होने के कारण कितना अच्छा भी सॉल्वेशन हो जाए वो है बुरा। तो ये याद रखो, सबसे बुरा अमोनिया। अब आपको अगर 3-2-1 और 1-2-3 में बेस्ट बताना हो कौन है, तो देखो एक रफ फीलिंग आती है। ऑल्दो ऐसा कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूं मैं भाई, याद करने का तरीका बता रहा हूं, ये कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है, ये याद करने का तरीका बता रहा हूं, तो इसको कोई ट्रिक मत समझ लेना। ये एक याद करने का तरीका बता रहा हूं, उससे ऊपर की बात नहीं। तो यार ठीक है, एक रफली देखकर लगता है 2 डिग्री सबसे अच्छा होना चाहिए, 1-3-2-1, 1-2-3 अच्छा। लेकिन अब 3 और 1 में फिर दिक्कत है, 3 और 1 में दिक्कत है। 3 और 1 में कौन बेहतर होगा? तो आप ऐसे समझो कि जो मिथाइल होता है इसका इंडक्टिव थोड़ा पुअर होता है कंपेयर टू इथाइल, एज कंपेयर टू इथाइल इसका इंडक्टिव थोड़ा पुअर होता है, थोड़ा हल्का लगता है।
अच्छा, इंडक्टिव हल्का लगता है, इसका मतलब इंडक्टिव और सॉल्वेशन में क्या पता सॉल्वेशन थोड़ा ज्यादा डोमिनेट कर जाए, तो हम बोलेंगे यहां 1 डिग्री देन 3 डिग्री। अदरवाइज ये याद करने का तरीका है, ठीक है। और जब आप हायर देन मिथाइल अमीन्स में देखोगे, व्हेन R इज ग्रेटर देन मिथाइल, लाइक इथाइल वाले केस में आपने जो डेटा देखा है उसमें भी यही दो चीजें एक दूसरे के साथ काउंटर कर रही हैं, दोनों फिनोमेनाज, लेकिन वहां ऑर्डर क्या निकल कर आ रहा है, वहां ऑर्डर निकल कर आ रहा है 2 डिग्री सबसे बढ़िया। लेकिन इथाइल के लिए इंडक्टिव हो सकता है थोड़ा ज्यादा डोमिनेटिंग हो, बिकॉज प्लस आई पावर ऑफ मिथाइल से बेटर है प्लस आई पावर ऑफ इथाइल, तो इसलिए ऑर्डर उसमें आ जाता है 3 डिग्री 1 डिग्री। अमोनिया तो पुअर ही है, इसमें लॉजिक नहीं लगाना है, फिर बोल रहा हूं ये फाइनल ऑर्डर में लॉजिक नहीं लगाना है, इसको याद रखना। 2 1 3 2 3 1 ऐसे भी याद रख सकते हो आप कि यहां पर R जो है मिथाइल से बड़ा है, मिथाइल से बड़ा है, तो ये 31 और ये 31 बड़ा नंबर होता है, ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये फाइनल डेटा है। देखो एक बात मैं बताऊं, यहां तक तो बच्चे याद रखते हैं, यहां तक तो बच्चे याद रखते हैं, लेकिन अगर आपसे ये वाला और ये वाला पूछ लिया जाए, ऐसे पूछ लिया जाए, तब बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, क्योंकि वो बच्चों को लगता है अरे यार उसको याद करने का क्या ही मतलब। मेरा मानना है कि ये चीजें तो एनसीईआरटी में है, ये चीजें तो एनसीईआरटी में है, तो अगर ये पूछा जाए एग्जाम में तो जो थोड़ा भी सिंसियर बच्चा होगा उससे तो बन जाएगा। तो ये कोई रैंक डिसाइडिंग कॉन्सेप्ट नहीं है, ये तो भाई आपको बनना ही चाहिए, आपको अगर नहीं बना तो आप बहुत पीछे हो गए, समझ पा रहे हो। लेकिन मैं क्या बताना चाहता हूं आपको कि यार अगर इसका कंपैरिजन आ जाए, इसका कंपैरिजन आ जाए, तब क्या करें। तो उसके लिए मैंने आपको पीछे डेटास भी दिए हुए हैं। अब मैं फाइनल आपको बता देता हूं कौन कैसे याद रखना है। फाइनली अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो ये ऑर्डर है 2 देन 3 देन, ये दूसरे कलर से लिख रहा हूं मैं, 1 देन, सॉरी 2 3 2, समझा रहा हूं ये क्या लिख रहा हूं मैं, टेंशन मत लो, देन 1 देन 1 एंड देन 3 देन 3। तो ये जो मैंने लिखा ये वाले कलर से, ये लिखा है इथाइल वाला, ये मैंने लिखा है इथाइल वाला, और ये जो बाकी 3 मैंने लिखे हैं ये वाले इस कलर से, ये मैंने लिखे मिथाइल वाले। तो ये ऑर्डर 2 3 2 1 1 3 2 3 2 1 1 3, ये ऑर्डर कुछ समझ आया क्या लिखना चाह रहा हूं मैं। तो सबसे बढ़िया कौन है, इथाइल वाला 2 डिग्री, चेक करते हैं, इथाइल वाला 2 डिग्री, इथाइल वाला 2 डिग्री देखो 10.93, इससे बढ़िया तो कुछ नहीं है। उसके बाद कौन नजर आ रहा है, उसके बाद कौन नजर आ रहा है, देखो डेटा देखो, यहां मैं कह रहा हूं मिथाइल वाला 3 डिग्री, अच्छा मिथाइल वाला 3 डिग्री कहां है, शायद मैंने उल्टा लिख दिया क्या, वेट वेट वेट, मैंने शायद वो ऑर्डर उल्टा लिख दिया। ओ, यहाँ पे एक गड़ ओ, यहाँ पे ना लिखने में मुझसे थोड़ी गड़बड़ हो गई है, मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूं, मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूं, डोंट वरी, मैं फिर से लिख दे रहा हूं, 2 3 देन 2 देन 1 देन 1 देन 3।
ये येलो वाले इथाइल वाले हैं, ठीक है, ये येलो वाले इथाइल वाले हैं, और ये जो भी कलर है ये मिथाइल वाले, ये मिथाइल वाले। याद रखना बेटा इसको, ठीक है, मस्ट रिमेंबर, मस्ट रिमेंबर। मुझे लगता है जेई आने वाले समय में ये पूछ सकता है, और अगर ये पूछेगा ना तो बच्चों से नहीं बनेगा। इथाइल वाला 2 डिग्री, देन इथाइल वाला 3 डिग्री, डेटा भी वही कह रहा है, इथाइल वाला 3 डिग्री, इथाइल वाला 2 डिग्री, इथाइल वाला 3 डिग्री। उसके बाद कौन है, उसके बाद मिथाइल वाला 2 डिग्री, ये देखो मिथाइल वाला 2 डिग्री, बिल्कुल ठीक है, मिथाइल वाला 2 डिग्री। उसके बाद इथाइल वाला 1 डिग्री, इथाइल वाला 1 डिग्री 10.67, एंड दिस इज 10.64 एंड सो ऑन, ठीक है। ये डेटा है, लिख लीजिए, रट लीजिए, ओके। चलिए, इसके जस्ट बाद, इसके जस्ट बाद एक बात और आती है, ये कैसे पता चला होगा कि सॉल्वेशन ही फैक्टर है, ये कैसे पता चला होगा। तो किसी ने ये आर्ग्यू किया, किसी ने ये आर्ग्यू किया कि अगर हम एक ऐसे सॉल्वेंट में, अगर हम एक ऐसे सॉल्वेंट में बेसिसिटी निकालें जो एच बॉन्डिंग करता ही ना हो, लाइक क्लोरोबेंजीन, ठीक है, तो मान लीजिए अगर हम एक ऐसे सॉल्वेंट में बेसिसिटी निकालें क्लोरोबेंजीन में, अगर क्वेश्चन ऐसा है कि क्लोरोबेंजीन के सॉल्यूशन में हम बेसिसिटी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और मैंने अगर आपको पूछा कि बताओ कौन ज्यादा बेसिक होगा, ब्यूटाइल अमीन BuNH2, या फिर इसी का 2 डिग्री ले लो Bu2NH, और इसी का 3 डिग्री ले लो Bu3N, Bu3N, तो आपके हिसाब से सबसे बढ़िया बेस कौन होना चाहिए। तो जब हमने क्लोरोबेंजीन में इसका एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर देखा, जब क्लोरोबेंजीन में हमने इसका एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर देखा, तो यस, जो ऑर्डर आया वो हमारे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग था, मतलब जो ऑर्डर आया वो प्योरली इंडक्टिव इफेक्ट ड्रिवन था। समझ पा रहे हो, इंडक्टिव इफेक्ट ड्रिवन था। नो मैटर कितना बल्कि ग्रुप है, सॉल्वेशन होगा नहीं होगा, सॉल्वेशन का कोई रोल ही नहीं है भाई। क्लोरोबेंजीन एक पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, ठीक है। सो ये लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला, लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला एक पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। सॉल्वेशन फैक्टर उतना स्टेबलाइजेशन नहीं प्रोवाइड करता है, सॉल्वेशन डज नॉट प्लेज एनी रोल हियर। तो मतलब इसका आंसर जैसे गैस फेज में आंसर लाते थे वैसे ही यहां पर आंसर लाना है, ठीक है। सॉल्वेशन डज नॉट प्लेस एनी रोल हियर, डज नॉट प्लेस एनी रोल हियर। ये बात समझ आ गई। एसिड स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ने के लिए मैं आपको बुक सजेस्ट कर रहा हूं, बेस्ट बुक है फॉर एसिड बेस स्ट्रेंथ, पीटर साइक्स। ये टॉपिक मैं इसी बुक से रेफर करके पढ़ाता हूं, बेस्ट बुक है एसिड स्ट्रेंथ बेस स्ट्रेंथ के लिए। इवन क्लेडन में भी आपको इतने डिटेल में ये टॉपिक नहीं मिलेगा। मैं क्लेडन का नाम क्यों ले रहा हूं, बिकॉज इट इज माय पर्सनल फेवरेट बुक फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, बहुत बेहतरीन बुक है क्लेडन। लेकिन जब आप उसमें एसिड स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ टॉपिक पढ़ने की कोशिश करते हो, यू विल नॉट गेट इनफ कंटेंट। उसमें जो मैक्सिमम कंटेंट है वो जेई के लिए नहीं है। क्लेडन, मैं फिर से बोल रहा हूं, दैट इज माय पर्सनल फेवरेट बुक, सबसे बेस्ट बुक है। मैंने जितनी ऑर्गेनिक की बुक्स पढ़ी हैं सबसे अच्छी किताब है, बट मोस्ट ऑफ द पोर्शन उसमें जेई के लिए नहीं है। सो डोंट रन बिहाइंड इट, मत भागिए, ठीक है। तो पीटर साइक्स से आप पढ़िएगा इस टॉपिक को मेरे लेक्चर्स के बाद। उसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट्स हैं, मैं उसको आज क्लियर करूंगा, ठीक है। क्लेड नहीं पढ़ना चाहिए,
नहीं पढ़ना चाहिए क्लेडन, आपको नहीं पढ़ना चाहिए। अगर पढ़ना भी है तो मेरे यूट्यूब पर देखना, 1 साल पहले मैंने क्लेडन पढ़ाया था। अगर वैसे कोई पढ़ा रहा है तो आप पढ़ सकते हो, ओके। जिस तरह से मैंने वो पढ़ाया हुआ है उस तरह से पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, खुद किताब लेके पन्ने पलट के टाइम पास करने की जरूरत नहीं है, ओके। चलिए, तो ये है चैप्टर 3 पीटर साइक्स का, एसिड बेस स्ट्रेंथ। तो आप उससे बढ़िया से पढ़ सकते हैं, लेकिन हाँ अगेन आप मेरे लेक्चर्स देखोगे फिर पढ़ोगे तब जाके ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलो आगे देखें, नेक्स्ट। तो अगला जो केस है, जो नेक्स्ट केस है वो है ग्वाइनिडिन का। लिखिए अगला केस ऑफ ग्वाइनिडिन। ये जो ग्वाइनिडिन होता है ये एक बहुत ही शक्तिशाली बेस होता है। इट इज अ सुपर बेस, इट इज अ सुपर ऑर्गेनिक बेस। बहुत ही शानदार बेस है, ठीक है, बहुत ही शानदार बेस है सर। पोलर प्रोटिक एंड एप्रोटिक, वो मैं आपको रिएक्शन मैकेनिज्म के फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा, जहां मैं आपको सॉल्वेंट्स के टाइप बताऊंगा। वैसे आपको पता होना चाहिए यार पोलर एप्रोटिक क्या होता है। क्लोरीन है तो डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस है, तो पोलैरिटी तो है, बट ये पोलैरिटी में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है बिटवीन sp2 कार्बन एंड क्लोरीन, तो वो स्ट्रेंथ नहीं है। और सिंस H प्लस पे नहीं है डेल्टा प्लस, इस वजह से उसको एप्रोटिक बोला जाएगा, ठीक है। तो ये लगभग ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो होते हैं वो पोलर एप्रोटिक होते हैं। बहुत ज्यादा आयोनाइजिंग पावर नहीं होती है उनके पास, आयंस को बहुत ज्यादा अच्छे से खुश नहीं कर पाते हैं वो सॉल्वेशन इफेक्ट से, ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं उनकी। चलिए, तो केस ऑफ ग्वाइनिडिन बहुत ही शानदार बेस है। ये कुछ इस तरह का बेस है, ध्यान से देखें, ध्यान से देखें ग्वाइनिडिन को। C डबल बॉन्ड NH2, C डबल बॉन्ड NH2, NH2, C डबल बॉन्ड NH, NH2 एंड NH2। कैन यू सी कि ये बहुत ही बेहतरीन बेस है? क्या आपको नजर आ रहा है कि ये एक बहुत ही बेहतरीन बेस है? कैसे? देखो, आप अगर गौर से देखो तो ये वाला लोन पेयर चलकर इसके ऊपर आ रहा है, और यहां से भी जो लोन पेयर है वो भी चल के इसके ऊपर आ रहा है। सो बहुत हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जा रही है, बहुत हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जा रही है ओवर दिस नाइट्रोजन एटम। सो दिस नाइट्रोजन एटम will have very high electron density। लिखेंगे बात को, will have very high electron density, will have very high electron density। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी बहुत ज्यादा होगी, और बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने के साथ ही this will be protonated। whenever you see guanidine acting as a base, you have to protonate this nitrogen atom, okay, you have to protonate this nitrogen atom, this nitrogen atom will be protonated। बहुत हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। देखिए, जब इसका मैं एक और इसमें बड़ी बड़ी खास बात आपको बताता हूं। सपोज करो ये NH, दिस इज NH2, दिस इज अगेन NH2, ये ऐसा है। अगर सपोज करो हम इसको प्रोटोनेट कर देते हैं, दिस इज गेटिंग प्रोटोनेटेड, ये H प्लस इसके पास आया कहीं से और ये इस तरह से प्रोटोनेट हो गया, और द मोमेंट ये प्रोटोनेट हुआ है, ये NH2, this is NH2, this is NH2, and this is double bond NH2 plus। now can you see this conjugate acid, now can you see this conjugate acid is getting stabilized by a wonderful resonance, wonderful resonance having 3 equivalent resonating structures, having 3 equivalent resonating structures। just have a look, NH2 double, carbon single NH2,
single NH2 like this. Then look at this, yahan positive charge. This is very rare scene in organic chemistry. Very rarely you see a positive charge getting delocalized over 3 atoms, that too giving equivalent resonating structures. That's a rare sight. तो एक तो दिख रहा था कि काइनेटिकली भी बहुत तगड़ा है, काइनेटिकली भी दिख रहा था ये बहुत तगड़ा है, साथ ही साथ थर्मोडाइनमिकली भी बहुत तगड़ा है, थर्मोडाइनमिकली भी बहुत तगड़ा है, इसीलिए सुपर बेस, इसीलिए सुपर बेस। आपको इसकी के वैल्यू बता देता हूं, आपको इसकी पीके वैल्यू बता देता हूं। मैं फिर से समझ पा रहे हो ना पीके वैल्यू किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूं, समझ लेना। पीके वैल्यू है 13.6 के आसपास, 13.6 के आसपास पीके वैल्यू है। मतलब अगर आप इसका पीके भी लिखना चाहो, पीके भी लिखना चाहो तो 0.4 है। देखो पीके भी लिखना चाहो तो 0.4 है, दोनों कॉन्टेक्स्ट में समझ आ रहा है। पीके भी बहुत छोटा, पीके बहुत बड़ा, पीके बी बहुत छोटा, पीके ए बहुत बड़ा। देखो क्रॉस कॉन्जुगेशन वाले फैक्टर की बात नहीं कर रहे, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है 3, इससे हाई रेजोनेंस एनर्जी रिलीज होती है। ऑब्जर्वेशन है जब इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहीं बन रहा होता है तो रेजोनेंस एनर्जी उम्मीद से थोड़ी ज्यादा रिलीज होती है, ठीक है। क्रॉस कॉन्जुगेशन छोटे मोटे फैक्टर्स हैं, ओवरशैडो हो जाते हैं, वो ओवरशैडो हो जाते हैं। तो ये समझ आया। अब देखो बेटा इसी में देखो ध्यान से, अब अगर हम यहां पर ऐसा करें, C डबल बॉन्ड NH, डबल बॉन्ड NH, यहां लगाया एक मिथाइल, यहां लगाया एक NH2, तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ गई या कम हो गई, क्या लगता है? बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ गई या कम हो गई, क्या लगता है? तो ऑब्वियसली बेसिक स्ट्रेंथ कम हो गई है, कम हो गई है, समझ आ रहा है। डबल बॉन्ड NH, आप काइनेटिक फैक्टर से ही देख लो, ग्वाइनिडिन और यहां पर अगर आप कंपेयर करोगे, दिस इज इथेनमिडीन and this is guanidine, you see that यहां तो रेजोनेंस से इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा था, यहां भी ठीक है इसे इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, फिर इधर से हाइपर कॉन्जुगेशन से मिल रहा है, बट स्टिल दिस इज बेटर, still this is better. If I give you pK data, it is 12.4 and this is 13.6, this is 13.6. got it, समझ आ गया? ओके फाइन, आगे लिखें। कुछ और एरोमेटिक बेसिस विथ डेटा बताऊंगा, कुछ और एरोमेटिक बेसिस की बात करेंगे, विथ डेटा बताऊंगा, ध्यान से सुनना, विथ डेटा। C6H5NH2, पहले डेटा लिखो उसके बाद ऑब्जर्व करेंगे। C6H5NH2, C6H5NHMe, स्ट्रक्चर इमेजिन हो पा रहा है ना? C6H5NHMe, C6H5NMe2, NMe2 and C6H4NH2 में लगा Me। अब ये Me लगा एक बार ऑर्थो पे, एक बार लगा मेटा पे, एक बार लगा पैरा पे, और हम देखेंगे पीके डेटास, हम देखेंगे पीके डेटास। क्या आपको फीलिंग आ रही है? बताइए 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 ध्यान से, क्या आपको फीलिंग आ रही है कि ये सभी बेस मिथाइल अमीन से अच्छे हैं या बुरे? बताओ जल्दी से मुझे। ये सभी बेस, ये मिथाइल अमीन को अगर मैं एक कंपैरिजन के लिए रखूं तो ये सभी बेसिस
मिथाइलअमीन से अच्छे हैं या बुरे हैं? बताइए जल्दी, क्या लगता है? मिथाइलअमीन से अच्छे हैं या बुरे हैं? बुरे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि भाई इनमें तो लोन पेयर डीलोकलाइज हो गया, लोन पेयर डीलोकलाइज हो गया, ठीक है, यस। तो इनके जो पीकेए डेटाज हैं वो कुछ इस प्रकार है। 4.62, देखो छोटा है पीके वैल्यू। पीकेबी अगर इसका बोलोगे, पीकेबी अगर बोलोगे तो कुछ 9, 9.5 के आसपास। फिर यहां पर 4.84, ठीक है क्या? ये अच्छी बात है, हाँ ठीक है, आप इसके साथ तो अग्री करोगे। एक मिथाइल लगा दिया है तो थोड़ा और इलेक्ट्रॉन पुश हो रहा है इसके पास। इधर आ जाओ। अब देखो कुछ बच्चे बोलते हैं सर यहां पे आपका वो सॉल्वेशन वाला फैक्टर नहीं काम कर रहा। नहीं कर रहा। बेंजीन की रिंग आ जाती है तो सॉल्वेशन वैसे भी कोई बहुत इफेक्टिवली हो नहीं पाता। ये भी बात आपको लोग नहीं बताएंगे, आपको लिखवाते हैं ना, पता नहीं क्यों बच्चों के मन में भी नहीं आता ये सब सवाल। आना चाहिए कि यहां सॉल्वेशन नहीं काम कर रहा क्या सर? तो जहां भी आपको बेंजीन की रिंग दिख जाए, वैसे भी पानी से कोई खास दोस्ती उसकी होती नहीं, तो सॉल्वेशन वाला फैक्टर बहुत ही मिनिमल होता है। और मिनिमल सॉल्वेशन वाले फैक्टर की वजह से हम सॉल्वेशन वाले फैक्टर को इग्नोर मारते हैं यहां पर, और इंडक्टिव से काइनेटिक इफेक्ट से ही आंसर आ जाता है, ठीक है, यस जी बिल्कुल बेटा आशुतोष, इसीलिए क्योंकि हाइड्रोफोबिक पार्ट है, लार्ज हाइड्रोफोबिक पार्ट है, तो इग्नोर मारते हैं उसको। अच्छा, अब ये क्या होना चाहिए? और बेहतर होना चाहिए। लो हो गया। तो कोई भी चीज यहां हमारे उम्मीद के विपरीत नहीं जा रही है, जैसा हमने सोचा था वैसा ही चल रहा है। अब इधर आओ ऑर्थो मेटा पैरा पे, अब इधर आओ ऑर्थो मेटा पैरा पे। तो बताओ अगर मिथाइल ऑर्थो पे लग जाएगा तो क्या ये अच्छी बात है या बुरी बात है इसके कंपैरिजन में? बताओ बताओ बताओ। याद है, अगर मिथाइल ऑर्थो पे लग जाएगा तो एनिलीन के कंपैरिजन में अच्छी बात है या बुरी बात है? जल्दी 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 बोलो, जल्दी बोलो, कैसी बात? जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। वेरी गुड, बुरी बात है, वेरी गुड, बुरी बात है ड्यू टू एसआईपी। याद आ रहा है? ड्यू टू एसआईपी, ये बुरी बात है। तो वैल्यू भी ऐसा ही बता रही है, देखिए 4.38, 4.38। मेटा पे लगेगा 4.67, 4.67, slightly better than aniline. Obviously that was expected. A plus I power of methyl at meta position, somewhat increasing the basic strength. Okay, and then para position, yes, hyperconjugation also becomes active, so it is 5.10. So these are the datas that we have. Okay, और आपको इसका कंपैरिजन इसके साथ नहीं पूछेगा, ठीक है। ऐसे कंपैरिजन्स ना थोड़े मुश्किल होते हैं, जैसे इसका कंपैरिजन आपको इसके साथ पूछ रहा है, तो ये नहीं पूछेंगे आपसे, ये उटपटांग कंपैरिजन है कि यहां पे 2 डिग्री है इंडक्टिव और यहां पे कैसा है, ये हाइपर कॉन्जुगेशन। तो चलो ठीक है, हमारे जो नॉर्मल हम जनरल पढ़ते हैं उसके हिसाब से ठीक बैठ जा रहा है कि हाइपर कंजुगेशन बेहतर है, ठीक है, उस हिसाब से आपका आंसर फिट बैठ जा रहा है। लेकिन अब फिर यहां और यहां क्या बोलोगे? फिर बोलोगे यहां हाइपर कंजुगेशन, यहां इंडक्टिव, लेकिन दो लोगों का इंडक्टिव। स्टिल ये तो नहीं होगा ना कंपेयर। क्या बात समझ आ रही है? ये कंपैरिजन मुश्किल है, क्या समझ में आ रहा है आपको? ये सब फीलिंग आने लगी है ना ऑर्गेनिक में? ये कंपैरिजन मुश्किल है ऑन पेपर, समझ में आ रहा है क्या? ये और ये समझ आ रहा है? दो इंडक्टिव और एक हाइपर कॉन्जुगेशन, बताओ कौन अच्छा? अब ये तो बिना डेटा के नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से हमने कहा कि ठीक है, ये आपके पास अवेलेबल डेटाज हैं। अब आ जाइए नाइट्रो पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको नाइट्रो सब्स्टिट्यूटेड एनिलिन्स के बारे में बताएंगे। लिखिए नाइट्रो सब्स्टिट्यूटेड, थोड़ा डिटेल में बताएंगे, कल बेसिक बेसिक तो बता दिया था। नाइट्रो सब्स्टिट्यूटेड एनिलिन, नाइट्रो क्या करेगा? नाइट्रो क्या करेगा, क्या लगता है? बढ़ाएगा घटाएगा? बहुत गंदे से घटाएगा,
ठीक है, बहुत गंदे से घटाएगा ये बेसिक स्ट्रेंथ। और अगर ऑर्थो पे लग गया, सोचो अगर ऑर्थो पे लग गया तब तो कयामत आ जाएगी। क्यों? -R, -I, SIP सब कुछ चलेगा। ऑर्थो पे लग गया तो कयामत आ जाएगी, ध्यान रखना। तो एनलिन तो पता है, PHNH2 pKa डेटा as per Peter Sykes it is 4.62. Then when we connect nitro to this NO2 C6H4 C6H4 NH2 at ortho position, look at the value, it is -0.28. Look at the value, it is -0.28. बहुत ही खराब। -R, -I, वो भी स्ट्रॉन्ग वाला -I, और SIP तीनों काम कर रहे हैं। मेटा पे इसकी जान बच जाएगी, क्योंकि सिर्फ एक पुअर सा -I लग रहा है, जान बचेगी, बट स्टिल ये है तो बुरा, एनिलिन से तो बुरा होगा। और फिर आ जाइए पैरा पे, तो पैरा पे जो डेटा है वो है 0.98। 0.98, ये -R लग रहा है और -I लग रहा है, थोड़ा वीक वाला, इस वजह से ऐसा हुआ है। ठीक है, आप देखो यार, खूबसूरती देखो सब्जेक्ट की, कि ये जो साइंस डेवलप हुई होगी, कितना मुश्किल होगा ये साइंस को डेवलप करना। जब आप पढ़ोगे ना थोड़ा और आगे जाके, ऑर्गेनिक की किताबें जब आप पढ़ोगे तो समझ आएगा यार कि ये साइंस कितना मुश्किल हुआ होगा डेवलप करने में, कितना मुश्किल से डेवलप हो रहा होगा। ऐसे इफेक्ट्स जो प्योरली एक इमेजिनेटिव पर्सपेक्टिव से आए हैं, जो देख नहीं पा रहे हम, बड़ा मुश्किल है। हमारे पास तो डेटा है, हमारे पास तो डेटा है। जैसे आप फिजिक्स वगैरह में आप फिनोमेनाज आंख से देख लेते हो कि अच्छा ऐसा तो हो रहा है, बट यहां सोचो डेटा है बस। और कुछ बातें दिखती भी हैं, ठीक है, कुछ बातें दिखती भी हैं, बट जो आपके पास मोटा मोटी आपके हाथ में है वो तो डेटा है। और वो डेटा से इतने सारे ऐसे कॉन्सेप्ट बनाना, कैसे कैसे कॉन्सेप्ट बन रहे हैं, और वो फिट भी हो रहे हैं हर जगह। इवन जहां पे एक्सेप्शंस आ रहे हैं उसमें भी समझ आ रहा है, एक्सेप्शन इसलिए आ रहा है क्योंकि दो फैक्टर्स एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, ये समझ में आ जा रहा है हमको। हाँ, ऑब्वियसली ये जो फैक्टर्स है इनका मैग्नीट्यूड हम नंबर्स में नहीं निकाल सकते, इस वजह से सब चीजें पेपर में प्रेडिक्ट नहीं हो पाती। लेकिन किस बेहतरीन तरीके से ये डेवलप हुआ है आप देखिए। अब इसी में एक 3 स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, वो आपको मैं बताता हूं। ठीक है, 3 स्टेटमेंट लिखे हुए, बड़े मजेदार स्टेटमेंट्स हैं। पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ इसके बारे में, पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ इसके बारे में, इसको समझते हैं। ये आप अगर खुद से पढ़ोगे तो समझ शायद नहीं आएगा। दिस इज नाइट्रो, फिर 2 बार नाइट्रो लगाया है, 2 बार नाइट्रो लगाया है एनिलिन में, एक नाइट्रो ये, एक नाइट्रो ये, और फिर 3 बार नाइट्रो लगाया है। मैं अगली पेज में लिखता हूं इसको यार, ठीक है, मैं इसको नेक्स्ट पेज में लिखता हूं। इस तरह से आप भी ना 3 कॉलम बना लो, 3 कॉलम बना लो। एक में NH2 एंड नाइट्रो ये लिख लो, दूसरे कॉलम में 2 बार नाइट्रो लगा लो, NH2 2,4 सब्स्टिट्यूटेड, 2 बार नाइट्रो लगा लो, नाइट्रो नाइट्रो, फिर एक बार 3 बार नाइट्रो लगा लो, NH2 नाइट्रो नाइट्रो एंड नाइट्रो ये लगा लो। हाँ, आपको पता है कि बेसिक स्ट्रेंथ कम होते जा रही है, बिल्कुल आपको पता है, मैं मानता हूं। ठीक है, अब यहां पर स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि इट इज सच अ वीक बेस, एकदम स्टेटमेंट
कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, मैं स्टेटमेंट कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, उसको समझने की कोशिश करेंगे क्या बोल रहा है, वो लाइन क्या बोल रहा है। तो लिखोगे इट इज सच अ वीक बेस, सच अ वीक बेस that its salt, that its salt are high, are largely hydrolyzed, largely hydrolyzed in aqueous solution. अच्छा, फिर इसके बारे में बोल रहा है it is such a weak base that it is insoluble in aqueous acids. फिर ये बोल रहा है कि it is such a weak base, it is such a weak base, it is such a weak base that it readily undergoes, readily undergoes hydrolysis, hydrolysis to picric acid, to picric acid. बहुत मजेदार ये 3 स्टेटमेंट्स हैं, इन पे चर्चा करेंगे। क्या आपको समझ में आ रहा है ये कि इसका मतलब कैसे हुआ कि ये बुरा है, ये क्या क्या मतलब है, ये इससे क्या मतलब है कि बुरा है, ये कैसे समझ में आ रहा है। इट्स इनसॉल्युबल इन एक्वस एसिड्स, ये तो एक फिजिकल प्रॉपर्टी बता रहा है, ये भी एक कहीं ना कहीं उसकी रिएक्टिव प्रॉपर्टीज बता रहा है, ये भी एक रिएक्टिव प्रॉपर्टी बता रहा है। इससे पता कैसे चल रहा है कि पुअर है? ठीक है, मैं मानता हूं इन तीनों में ये बहुत पुअर होता जा रहा है, ये बहुत पुअर होता जा रहा है, ठीक है। नाइट्रो लगा देने से चीजें बहुत खराब हो जाती है, ठीक है, बहुत खराब हो जाती। तो देखो समझते, पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? क्या किसी को ये पहला स्टेटमेंट समझ आया? कोई अपने जो भी ओपिनियन है वो बता सकता है कि मुझे क्या मतलब है? इट्स सॉल्ट आर लार्जली हाइड्रोलाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन, व्हाट डज दैट मीन? हाँ, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन नहीं पूछ रहा हूं, ठीक है। केमिस्ट्री क्या है इसमें वो बताएं, कॉन्सेप्ट क्या है, कोर क्या बोलना चाह रहा है वो बताएं। वीक बेस की हाइड्रोलिसिस अच्छी होती है ना? टोटली रॉन्ग स्टेटमेंट। जी हाँ, ये आपको ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री की जिस मास्टर को थोड़ी नॉलेज है वही आपको इसका एग्जैक्ट मीनिंग समझा पाएंगे। तो आइए देखते हैं, समझते हैं। सुनिए, देखो बेटा, ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, ध्यान से सुनना, बहुत मजा आएगा, तभी समझ में आएगा। ध्यान से सुनो, ध्यान से, ध्यान से। इसके सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस बहुत मजे से होगा, यही लिखा है। इसके सॉल्ट, तो सॉल्ट मतलब क्या? सॉल्ट मतलब ये, सॉल्ट मतलब यही होगा ना यार, ये सॉल्ट का मतलब तो ये NH3+ और कोई नेगेटिव स्पीशीज होगी उसको गोली मारो। सॉल्ट का यही मतलब है ना, दिस और कुछ X- होगा, यही है, ठीक है। तो X- को गोली मारो। अगर ये हाइड्रोलाइज होगा, हाइड्रोलाइज कौन सी हाइड्रोलिसिस करेगा ये? याद करो, आयनिक इक्विलिब्रियम में पड़ा हुआ है, कटाइनिक हाइड्रोलिसिस करेगा ये। क्या करेगा ये? कटाइनिक हाइड्रोलिसिस करेगा। और कटाइनिक हाइड्रोलिसिस के फल स्वरूप क्या होता है? क्या होता है? ये NH2 बन जाता है, ये NO2 ही रहेगा, और इसने H+ ले लिया, H+ ले लिया मतलब H3O+ बन गया।
तो ये हाइड्रोलिसिस है, जी हाँ। ये हाइड्रोलिसिस भी है और एट द सेम टाइम आप देखो, इसको अगर आप एज अ एसिड ट्रीट करो, तो ये एज अ एसिड अगर आप ट्रीट करो इसे, तो ये इसका Ka का भी इक्वेशन बनेगा, दिख रहा है। अगर इसे तुम एज अ एसिड ट्रीट करो तो यही तो इसका Ka का भी इक्वेशन बनेगा। देखो H प्लस दे रहा है, Ka यही तो बनेगा। दिस इज एक्चुअली Ka ऑफ दिस। हाइड्रोलिसिस ऑफ द सॉल्ट इज एक्चुअली Ka ऑफ दिस। समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो बताओ, ये बोल रहा है कि इट इज लार्जली हाइड्रोलाइज्ड, इट इज लार्जली हाइड्रोलाइज्ड, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन हैज अ लार्ज वैल्यू, हैज अ लार्ज वैल्यू। So if it has a large value, that means it is a good acid. That means it is a good acid, good acid, good acid. ये बढ़िया एसिड है, शानदार एसिड है। और अच्छे एसिड्स के बेस कैसे होते हैं? अच्छे एसिड्स के बेस कैसे होते हैं? पुअर होते हैं। अच्छे एसिड्स के बेस कैसे होते हैं? पुअर होते हैं। मजा आया? समझ आया कॉन्सेप्ट? तो ये बेस कैसा होगा? ये बेस कैसा होगा? पुअर होगा। क्या स्टेटमेंट समझ में आया अभी? ठीक है, समझ में आया अभी? क्लियर? सच अ वीक बेस दैट इट सॉल्ट आर लार्जली हाइड्रोलाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। ये हुआ। अब यहां पे देखो, अब यहां पे देखो, इट इज सच अ वीक बेस दैट इट इज इनसॉल्युबल इन एक्वस एसिड्स। इससे भी बुरी बात है, इनसॉल्युबल इन एक्वस एसिड। इससे कैसे समझ आ रहा है? इससे कैसे समझ आ रहा है इनसॉल्युबल इन एक्वस एसिड? इनसॉल्युबल इन एक्वस एसिड। हाँ देखो, ये उसी को समझ आएगा जिसके पास थोड़ा बहुत दिमाग है। जो खाली खच्चर बैठा हुआ है दिमाग से, उसको कुछ नहीं समझ में आएगा। जो फिजिकल केमिस्ट्री के नाम पे फॉर्मूला रट के बैठा हुआ है, ऐसे टपोरियों को कुछ नहीं समझ आएगा। ठीक है? हाँ देखो, तो इधर देखो। तो इट इज सच अ वीक बेस दैट इज इनसॉल्युबल इन एक्वस एसिड्स। ओके, देखो इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है कि ये यहां पे लगा हुआ NH2, यहां पे लगा हुआ नाइट्रो, यहां पे लगा हुआ नाइट्रो। ये कैसे बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर इसमें तुम H3O प्लस डाल दो तो पानी में कोई चीज सॉल्युबल कब होती है? ये सब चीजें पानी में कब घुलती है? कब घुलती है पानी में ये चीजें? आप याद करो, अगर आपने थोड़ा बहुत 12th में ऑर्गेनिक पढ़ी है, स्कूल लेवल की भी पढ़ी है, या नहीं भी पढ़ी है, तो बेसिक केमिकल बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है कि पानी में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तब डिसॉल्व होते हैं जब वो आयनाइज हो जाए। जब वो आयनाइज हो जाए तब डिसॉल्व होते हैं, है ना? तब वो डिसॉल्व होते हैं। जैसे याद करो, आपने अगर हिंसबर्ग टेस्ट पढ़ा है अमीन्स का, तो उसमें आपने सुना होगा कि जब उसमें बेस डालते हैं हम, प्राइमरी अमीन का रिएक्शन कराते हैं, फिर बेस डालते हैं, तो आयनिक बन जाता है और पानी में डिसॉल्व हो जाता है वो प्रेसिपिटेट। तो अगर इसे डिसॉल्व होना है तो इसे आयनिक बनना पड़ेगा। और ये आयनिक कब बनेगा? आयनिक कब बनेगा? जब ये प्रोटोनेट होगा। जब ये प्रोटोनेट होगा, ओके, जब ये प्रोटोनेट होगा तभी ये आयनिक बनेगा। तो ये क्या बोल रहा है कि ये इनसॉल्युबल है, इट इज इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल मतलब ये प्रोटोनेट ही नहीं होता। आप इवन एक्वस एसिड ही डाल दो, स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दो, तो भी ये इनसॉल्युबल है। इनसॉल्युबल मतलब ये प्रोटोनेट ही नहीं होता, ये प्रोटोनेट ही नहीं होता। ये प्रोसेस कर पाना, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो इसका प्रोटोनेशन ही पॉसिबल नहीं है। समझ आ गया? इसका प्रोटोनेशन ही पॉसिबल नहीं, नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। क्लियर?
अब तीसरा जो है ना बेटा, वो आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में समझ आएगा। तीसरा पार्ट कि हाइड्रोलिसिस टू फॉर्म पिक्रिक एसिड। अब यहां पर ना ये जो है, ये तो सीधे रिएक्ट ही कर लेता है, ये जो है ना, ये तो सीधे रिएक्ट ही कर लेता है इसके साथ। मतलब जैसे इसमें आप पानी डालते हैं तो ये तो अपने आप को केमिकली ही चेंज कर लेता है, एक बहुत ही फेवरेबल रिएक्शन हो जाता है। SN2AR करके आप पढ़ेंगे, एक SN2AR रिएक्शन हो जाता है, मतलब पानी यहां अटैक करता है। अब ये रिएक्शन, अभी आप रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं पढ़े हो तो बहुत अच्छे से नहीं समझ आएगा। ये पानी अटैक करके फिर अनायन बनाता है, अनायन स्टेबलाइज होता है और ये बाहर हो जाता है। मतलब आप ये पाएंगे कि ये OH बन गया, OH बन गया। ये देखिए, ये पिक्रिक एसिड। मतलब पानी डालोगे आप इसमें तो पानी के साथ ये रिएक्ट कर लेता है, इतना बुरा बेस है ये। SN2AR करने के लिए रिंग में बहुत ज्यादा खींचने वाले ग्रुप्स लगे होने चाहिए, तब जाकर ही SN2AR हो पाता है। तो ये SN2AR हो जाता है। दिस इज पिक्रिक एसिड, दिस इज पिक्रिक एसिड। और इसकी जो पीके वैल्यू है ना, इट रिजेंबल्स अमाइड्स। इसकी जो पीके वैल्यू है, ये आपको मैं बताऊं तो इट रिजेंबल्स अमाइड्स। अमाइड्स को रिजेंबल करता है इसका पीके। बहुत ही बुरा पीके है, मतलब बहुत ही गंदा बेस है ये। इसकी वैल्यू अगर मेरे पास हो तो मैं आपको बताता हूं। वैल्यू एक्चुअल में अभी दिख नहीं रही है, आप देख लीजिएगा। ये लगभग जो अमाइड की बेसिक स्ट्रेंथ होती है ना, उसके आसपास होता है, रिजेंबल्स अमाइड्स। और मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, कि अमाइड तो बहुत गंदे बेस होते हैं, अमाइड तो बहुत गंदे बेस होते हैं। यस, अमाइड तो बहुत गंदे बेस होते हैं। तो ये अमाइड को रिजेंबल कर रहा है बेसिक स्ट्रेंथ में, इसीलिए कभी कभी ना इसका एक और नाम बोला जाता है इस कंपाउंड का, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पिक्रामाइड। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पिक्रामाइड। मुझे लगता है ये नाम का जन्म इसी तरह से हुआ होगा कि इसको जब भी पानी के कांटेक्ट में रखो ये पिक्रिक एसिड बना लेता है, रेडिली पिक्रिक एसिड बना लेता है। तो शायद मुझे लगता है वहीं से इसका नाम आया होगा पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड का आया होगा पिक्रामाइड। और इसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है, ये अमाइड के आसपास की बेसिक स्ट्रेंथ है, जो कि बहुत पुअर बेस होता है। अमाइड बहुत पुअर बेस होता है, तो उसके आसपास की बेसिक स्ट्रेंथ है, तो हो सकता है वहां से नाम आया हो अमाइड। सो इसका नाम होती है पिक्रामाइड, दिस इज कॉल्ड पिक्रामाइड। ठीक है, तो ये लिख लीजिए। देन there is one more very interesting case which was recently asked in JEE Advance as well, directly from this book. चलिए लिखिए अगला, ये समझ आ गया होगा। आगे लिखिए अगला केस, वेरी इंपॉर्टेंट केस, वेरी इंपॉर्टेंट केस। यहां पे बात हो रही है 2,4,6, इसकी बात हो रही। यहां पे लगा हुआ मिथाइल, यहां पे लगा हुआ मिथाइल, यहां पे लगा हुआ नाइट्रो, ये भी लगा हुआ नाइट्रो, एंड ये भी लगा हुआ नाइट्रो। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम ये NH2 लगा हुआ है, यहां लगा हुआ नाइट्रो, यहां लगा हुआ नाइट्रो, और यहां लगा हुआ नाइट्रो। दोनों में कौन अच्छा बेस, दोनों में कौन अच्छा बेस? दोनों में कौन अच्छा बेस? तो आप बोलोगे दोनों में कौन अच्छा बेस? पहला या दूसरा? पहला। ठीक है, दोनों में पहला अच्छा बेस, फाइन। लेकिन यहां पर क्या देखा गया? ठीक है, पहला तो अच्छा बेस है, वो आपका आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन ना उम्मीद से ज्यादा ही पीके का डिफरेंस है। पीके का जो डिफरेंस है वो रफली 4.26 का है। पीके का क्या डिफरेंस है? रफली 4.26। मतलब बोला जाए तो ये जो है लगभग 40,000 गुना अच्छा है इससे।
तो इट इज रफली 40,000 टाइम्स 40,000 टाइम्स बेटर। तो ऐसा क्या अच्छा हो रहा है इसमें या ऐसा क्या बुरा हो रहा है इसमें? तो कुछ चीजें तो आपको नजर आ गई होंगी, बट एक आध चीज और बता देता हूं। देखो क्या है कि ये जो है, ये बल्की ग्रुप्स नजर आ गए। बल्की ग्रुप्स की वजह से ये मुड़ जाएगा, ये मुड़ जाएगा लाइक दिस, ये मुड़ जाएगा। और ये मुड़ जाने की वजह से ये जो लोन पेयर है कहीं ना कहीं लोकलाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, लोन पेयर कहीं ना कहीं लोकलाइज्ड हो जाएगा। बट स्टिल ये कोई अच्छा बेस नहीं है। डोंट थिंक कि बहुत अच्छा बेस है। ये बताना चाह रहा हूं मैं, ये कोई बहुत अच्छा बेस नहीं है। 3 नाइट्रो लग गए ना, ये कहीं से अच्छा बेस नहीं है। इससे थोड़ा अच्छा है, इससे थोड़ा अच्छा है। अब आप बोलोगे नहीं सर बहुत अच्छा है इससे, तो अरे ये बहुत सड़ा बेस है। इसलिए ये तो अभी बात हुई ना पिक्रामाइड, वही तो है, पिक्रामाइड ही तो है। ये बहुत ही सड़ा बेस है। इसमें क्या क्या हो रहा है, इसमें क्या क्या हो रहा है? हाँ ठीक है, कल करवाए थे, बट यहाँ एक दो चीजें एडिशनल बता देते हैं, थोड़ा डेटा वेटा बता देते हैं। ठीक है, कल करवाए थे, याद है मुझे। देखो तो यहां पे क्या हो रहा है कि एक तो ये घूम गया, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, ये जो NH2 का ग्रुप होता है, एक नॉर्मल सी चीज समझ आ रही है आपको कि तीन तीन तरफ से -I -R -I -R -I -R, ये तो तीन तीन तरफ से लग रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरी एक चीज और हो रही है, देखो NH2 नॉर्मली थोड़ा घूमता है, नॉर्मली बॉन्ड रोटेशन तो होती है। आप अगर देखें ये जैसे NH2 लगा हुआ है, तो ठीक है, यहां पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, इस बॉन्ड का घूमना थोड़ा मुश्किल है। बट आप समझो कुछ मैग्नीट्यूड में तो बॉन्ड घूमता होगा, कुछ मैग्नीट्यूड में तो घूमता होगा। ठीक है, मानता हूं यहां पे रोटेशन बैरियर थोड़ी बढ़ रही है बिकॉज ऑफ दिस पार्शियल डबल कैरेक्टर। बट फिर भी अगर आप सोचो, कंपैरेटिव वे में सोचो, तो अगर यहां पे थोड़ा बॉन्ड घूम पा रहा होगा, रोटेशन बैरियर इसकी थोड़ी हाई हुई है, लेकिन यहां रोटेशन बैरियर और ज्यादा हाई हो गई है, बहुत हाई हो गई है रोटेशन बैरियर। ये घूम ही नहीं पा रहा, घूम ही नहीं पा रहा, बिकॉज एक तो यहां डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया हुआ है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया हुआ है। दूसरा ये देखो बाजू से एच बॉन्डिंग भी हो रही है, और इस एच बॉन्डिंग के चक्कर में ये जो हाइड्रोजन एटम्स हैं ये इसी प्लेन पे रहना पसंद करेंगे। ये बोलेंगे हमको क्या करना बेसिक स्ट्रेंथ से, बेसिक स्ट्रेंथ हमारी कोई प्रॉपर्टी थोड़ी ना, हमको तो स्टेबलाइज्ड रहना है। तो इनको अभी नजर आ रहा है डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, इस तरह से ये अपनी एच बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है। तो एच बॉन्डिंग जो है वो रोटेशन बैरियर को और बढ़ा देती। ठीक है, सो दिस एच बॉन्डिंग डज नॉट अलाउज बॉन्ड, या फिर बोल सकते हो इंक्रीजेस द रोटेशन बैरियर, increases the rotation barrier, increases the rotation barrier, एंड फॉर दैट रीजन ये बहुत ही गंदा बेस है, बहुत गंदा बेस, बहुत गंदा बेस। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। फाइन, एक और छोटू सा एग्जांपल कर लेते हैं, एक और छोटू सा एग्जांपल कर लो। नेक्स्ट एक केस और, एक केस और, बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगा खत्म। एक केस और, यह है क्यूनिकलिडीन, और इसका कंपैरिजन हम करेंगे ट्राइथाइलमीन के साथ। ट्राइथाइलमीन के साथ क्यूनिकलिडीन का कंपैरिजन करेंगे। क्यूनिकलिडीन कैसा है, ऐसा कुछ। दिस इज क्यूनिकलिडीन, इट इज अ काइंड ऑफ
हेट्रोजीनियस रिंग है, नाइट्रोजन एटम बीइंग अ पार्ट ऑफ द रिंग, एज वेल एज एक ब्रिज्ड स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। और ये कैसा है? ट्राइथाइलमीन। दिस इज इथाइल, दिस इज इथाइल, दिस इज इथाइल। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या लगता है कौन बेटर? क्या लगता है कौन बेटर? बताइए बताइए, क्या लगता है कौन बेटर? टू। देखो, ये सब कुछ यहाँ पे सेम लग रहा है ना, बड़ा मुश्किल लग रहा है कंपेयर करना। थोड़ा एक नया नया सा कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, एक नया सा कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, ध्यान से सुना। ये सब कुछ सेम लग रहा है, लग रहा है यार ठीक है, क्या ही फर्क है? दो कार्बन, ये भी दो कार्बन, फिर ये भी दो कार्बन। अब आप बोलोगे सर एक कार्बन यहां पर एक्स्ट्रा दिख रहा है ये वाला, उतना फर्क नहीं पड़ेगा उससे। यहां पे भी लगभग वही है, दो कार्बन, दो कार्बन, दो कार्बन। फिर बच्चों के मन में आता है कुछ ब्रेट्स रूल। ब्रेट्स रूल, जहां भी ब्रिज दिखता है हम भी बोलते हैं कि ब्रिज दिखे तो ब्रेट्स रूल लाओ दिमाग में। तो ब्रेट्स रूल के बेसिस पे क्या बोलते हैं बच्चे? बोलते हैं सर ये प्रोटोनेट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत हो जाएगी क्या? क्या इसके प्रोटोनेट होने से कोई दिक्कत होगी? क्या ब्रेट्स रूल वायलेट होगा? क्या ब्रेट्स रूल वायलेट हो जाएगा इसके प्रोटोनेट होने से? इसके प्रोटोनेट होने से क्या ब्रेट्स रूल वायलेट हो रहा है? नहीं हो रहा ना। क्यों ही होगा? स्टिल sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, स्टिल sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। प्रोटोनेट तो नहीं हो रहा, तो दिक्कत तो नहीं हो रहा, वायलेट तो नहीं हो रहा। तो फिर यहां पर आप बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है, इसकी पीके जो है वो है 10.95 और इसकी जो पीके है वो है 10.75। पीके मतलब इसके एसिड की पीके, ये बेहतर है। तो इसके पीछे जो रीजन आया, इसके पीछे जो रीजन आया वो है कि ये जो एलिफेटिक अमीन्स हैं, या आप अमीन चैप्टर में पढ़ेंगे ये चीज, इससे इनकी बॉइलिंग पॉइंट वगैरह भी इफेक्ट होती है, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह भी इफेक्ट होती है इससे, इस प्रॉपर्टी से। ये जो एलिफेटिक अमीन्स है, दे हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ, दे फ्लिप देयर स्ट्रक्चर्स। ठीक है, एलिफेटिक अमीन्स ये जब लिक्विड स्टेट में होते हैं या फिर जब ये गैसियस स्टेट में होते हैं तो इनके पास एक फ्लिपिंग टेंडेंसी होती है। फ्लिपिंग, ये अपने स्ट्रक्चर को फ्लिप करते हैं। फ्लिपिंग वगैरह एक्सप्लेन क्यों हो रहा है, फ्लिपिंग कैसे हो रहा है, वो आपके जेई के पर्सपेक्टिव के बाहर की बात है। वो टनलिंग इफेक्ट, क्वांटम वगैरह पढ़ना पड़ता है, क्वांटम टनलिंग वगैरह, उससे समझ आता है कि अच्छा इसमें फ्लिपिंग हो रहा है, उसके पीछे का एक्सप्लेनेशन। अभी बस एक फैक्ट समझ लो कि इसमें फ्लिपिंग होती है। फ्लिपिंग का क्या मतलब है कि ये कुछ इस तरह से अपने पिरामिडल ज्योमेट्री को ऐसे फ्लिप करता रहता है, फ्लिप करता रहता है। जैसे कि सपोज करिए, सॉरी, सपोज करिए आपके पास ऐसा है एन, लोन पेयर, लोन पेयर, वन, वन टू थ्री। ये पिरामिडल ऐसा है, फ्लिप मतलब ऐसा, ऐसा ऐसा होते रहता है। ये इस तरह से होते रहता है, रूम टेम्परेचर के पास में ही इसके पास इतनी एनर्जी होती है कि इस तरह से फ्लिप होता रहता है। मान लीजिए तीन अलग ग्रुप्स हैं, 1 2 3, मतलब तीन कोई अलग ग्रुप्स हैं। तो जब ये फ्लिप हो जाएगा तो क्या आपको समझ आ रहा है ये कुछ इस तरह से नजर आएगा? क्या आपको समझ आ रहा है ये कुछ इस तरह का नजर आएगा? तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए बताइए जल्दी?
ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए बताइए? ये फ्लिप हो गया तो ऐसे हो गया। अभी समझ आएगा आपको कि बेसिक स्ट्रेंथ से कैसे रिलेटेड है, बट फिर भी बता दूं एक प्रॉपर्टी बता रहा हूं आपको। ये ना अम्ब्रेला इन्वर्जन ये नहीं है, अम्ब्रेला इन्वर्जन इज अ डिफरेंट थिंग, SN2 में पढ़ते। ये क्या हो गए? एनांशियोमर्स हो गए। अच्छा, एनांशियोमर्स के डेफिनेशन में हम ये भी बोलते हैं कि वो दोनों चीजों को हम अलग अलग देख सकते हैं, अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन क्या आप बताओ, क्या इसको और इसको अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं? ये एक तरह के कन्फर्मेशन जैसे हो गए हैं। जैसे कन्फर्मेशन में बॉन्ड घूम घूम के अलग अलग मोमेंट पे हमको वो ऐसा नजर आता है, अलग अलग मोमेंट पे वैसा नजर आता है, लेकिन हम उनको आइसोलेट नहीं कर सकते। वैसे ये भी है, इनको आइसोलेट नहीं किया जा सकता। एक मोमेंट पे ऐसा है, अगले मोमेंट पे ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा है, तो ये आइसोलेट नहीं हो सकते, आइसोलेट नहीं हो सकते। इनको प्यार से लोग कहते हैं इन्वर्टोमर्स, इनको प्यार से लोग कहते हैं इन्वर्टोमर्स। है तो इनएंशियोमर्स, बट इनएंशियोमर्स दैट कैन नॉट बी आइसोलेटेड, enantiomers that cannot be isolated, they are often called invertomers. Okay, they are often called invertomers. तो सर इससे बेसिक स्ट्रेंथ का क्या लेना देना? तो ऐसा बोला जाता है कि ये तो इस तरह से कर रहे हैं, ये फिक्स है, ये फिक्स है, लेकिन जब ये इस तरह से कर रहे हैं तो ऐसे करते हुए बीच में क्या हुए होंगे? एक मोमेंट पे प्लेनर हुए होंगे, पिरामिडल है, पिरामिडल से प्लेनर, प्लेनर से पिरामिडल, पिरामिडल से प्लेनर, प्लेनर से पिरामिडल, प्लेनर पिरामिडल, ऐसा हुए होंगे। तो कुछ मोमेंट पे प्लेनर हो रहे हैं, और जिस मोमेंट पे प्लेनर हुए तो मोमेंटेरली इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 भी हो रही होगी उस मोमेंट पे। अब ऐसी कंपैरिजन हो पाएगा? नहीं, तो नहीं हो पाएगा यहां पे। तो क्या हो रहा है? ड्यू टू एलिफेटिक मीन इन्वर्जन, तो मोमेंटेरली यहां इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 भी हो रही होगी। वैसे अगर कोई पूछे आपसे इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये मत बोलने लगना अरे सर अभी तक तो हम sp3 पढ़ रहे थे। अबे अभी भी sp3 बोलना है, अभी भी sp3 ही बोलना है हाइब्रिडाइजेशन। इसकी भी sp3 बोलनी है, इसकी भी sp3 बोलनी है, लेकिन और अंदर जाके देखे, और अंदर जाके देखे तो मोमेंटेरली sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ होगा, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी बढ़ गई होगी, बहुत मार्जिनली, बट थोड़ी बढ़ी होगी। अगर कोई ये पूछे कि बताओ ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है या ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसके पास ऑल टाइम sp3, सम मोमेंट्स आर देयर जहां ये अपने रंग बदल रहा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन एक्वायर कर रहा है, तो स्लाइटली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दिस इज स्लाइटली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, एंड स्लाइटली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से, और ये फ्लिपिंग वगैरह रिंग वाले कंपाउंड में नहीं होगा, ठीक है, इसीलिए ये थोड़ा सा पुअर बेस है, थोड़ा सा पुअरर बेस है, ऐसा बोल सकते हो। इसके कंपैरिजन में पुअरर बेस है। ठीक है, समझ आ गया होगा। अरे वो स्पीसीज प्लेनर हो गया ना, प्लेनर कब हो सकता है? जब लोन पेयर झड़ गया हो। अबे प्लेनर कब होता है? कोई जब लोन पेयर झड़ जाता है ऐसे। वो केस देखा है, वो केस पढ़ा है, बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग में ये केस पढ़े हो बेटा? ये SiH3 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 कब होता है? ये प्लेनर हो जाता है, पिरामिडल नहीं रहता, प्लेनर हो जाता है, लोन पेयर झड़ जाता है नीचे। झड़ने का क्या मतलब है? ऐसा ये झड़ गया लोन पेयर, तो उस मोमेंट पर जब मैं कह रहा हूं वो प्लेनर हो गया, तो हो सकता है लोन पेयर इस तरह से झड़ गया हो। गॉट इट? ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो कल लास्ट लेक्चर होगा हमारा, तो आज का होमवर्क ये है कि आप पीटर साइक्स रीड कर लें। होमवर्क ये है कि रीड पीटर साइक्स एसिड एंड बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है, चैप्टर 3। नोट्स तो रिवाइज कर ही लेंगे, एक बार उसको पढ़िएगा भी, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, पढ़ा जा सकता है, आराम से पढ़ा जा सकता है।
बड़ा कंसाइज्ड वे में अच्छे से दिया हुआ है, आप उसको एक बार पढ़ सकते हैं। अरे बैक बॉन्डिंग नहीं हो रहा है यार, बोल रहा हूं बैक बॉन्डिंग नहीं हो रहा है, वो उसकी प्रॉपर्टी है, बैक बॉन्डिंग नहीं हो रहा है दादा, नहीं हो रहा है बैक बॉन्डिंग। भाई ये परमानेंटली ऐसा हो जाता है बैक बॉन्डिंग से, ये परमानेंटली ऐसा हो जाता है बैक बॉन्डिंग से, ये परमानेंटली नहीं हो रहा है, ये इसकी प्रॉपर्टी है कि इसमें फ्लिपिंग होती है। फालतू आदमी हो यार तुम लोग। ये परमानेंटली ऐसा हो जाता है, यहां पर ये परमानेंटली नहीं हो रहा है, एक मोमेंट पे, उस मोमेंट पे वो ऐसा हुआ होगा, उस मोमेंट पे बता रहा हूं जब फ्लिप हो रहा है। फ्लिप क्यों हो रहा है वो हमको नहीं समझना, फ्लिप हो रहा है बस ये मान लो हो रहा है, तो उस मोमेंट पे ये इस तरह का हो गया होगा लोन पेयर। ठीक है, चलिए तो लास्ट लेक्चर कल होगा हमारा, लास्ट लेक्चर कल होगा जीओसी का, एंड डे आफ्टर टुमारो वी विल स्टार्ट आवर रिएक्शन मैकेनिज्म्स। ठीक है, गुड नाइट सभी को।